हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। हम डिस्कस कर रहे थे 12th चैप्टर नेचर ऑफ लाइट के बारे में। और लास्ट क्लास में हमने बात करी थी प्रकाश के विवर्तन के बारे में, यानी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बेसिकली क्या होता है कि प्रकाश तरंगों का किसी भी छोटे अवरोध या छिद्र के तीक्ष्ण किनारों पर आंशिक रूप से जो मुड़ने की घटना होती है उसे हमने प्रकाश का विवर्तन कहा था। इम्पॉर्टेंट इसमें मैंने ये बताया था कि विवर्तन केवल तभी होता है जब होल या फिर अवरोध का जो आकार है वो तरंग दैर्ध्य के ऑर्डर का होता है, उसकी कोटि का होता है। अगर अवरोधों का आकार तरंग दैर्ध्य से बड़ा है तो नॉर्मली विवर्तन नहीं होता, जो हम डेली लाइफ में देखते भी हैं। प्रकाश तरंगों का विवर्तन नॉर्मल लाइफ के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे संभव नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मल लाइफ के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी साइज़ काफ़ी बड़ी होती है और प्रकाश तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य है वो काफ़ी छोटी होती है। जबकि ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्ध्य प्रकृति में पाए जाने वाले ऑब्जेक्ट्स के साइज़ के लगभग बराबर होती है। इस वजह से उनका बड़े अच्छे से विवर्तन हो जाता है और यही कारण है कि एक कमरे में बैठे हुए भी हम दूसरे कमरे में किसी भी आवाज़ को आराम से खिड़की या दरवाज़ों के ज़रिए सुन सकते हैं। आज के इस सेशन में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि ये विवर्तन कितने प्रकार का होता है और हमारे सिलेबस में कौन सा विवर्तन दे रखा है और हम उसको किस प्रकार से स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शंस। टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, विवर्तन के प्रकार। तो मोटे मोटे तौर पे विवर्तन दो ही प्रकार का होता है। एक होता है फ्रेनेल विवर्तन और एक होता है फ्रॉनहोफर विवर्तन। एग्जाम में कई बार इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि फ्रेनेल और फ्रॉनहोफर विवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हम दोनों को पढ़ लेते हैं, साथ में इनके अंतर भी हम देखते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेनेल विवर्तन की अपन बात करते हैं। ये आपके सिलेबस में है नहीं, हमें तो पढ़ना है फ्रॉनहोफर विवर्तन के बारे में। ये क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि इसकी स्टडी जो है वो थोड़ी टफ टास्क होती है ना। इसकी स्टडी थोड़ी इजी नहीं होती है, इसलिए हम इसको हायर स्टडीज़ में पढ़ते हैं। हम फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के बारे में डील करेंगे क्योंकि इसमें समतल तरंगाग्र का उपयोग होता है, इसमें गोलीय या फिर सिलिंड्रिकल यानी बेलनाकार तरंगाग्र का उपयोग होता है। इसके बारे में हम यहाँ पे डील नहीं करेंगे। अब होता क्या है, देखिए फ्रेनेल विवर्तन में बेसिकली क्या, जब भी अवरोध सोर्स और स्क्रीन से सीमित दूरी पर होता है उस स्थिति में जो विवर्तन होता है उसे हम फ्रेनेल विवर्तन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से आएगी, यदि अवरोध या फिर हम कह सकते हैं छिद्र, अवरोध या छिद्र की प्रकाश स्रोत एवं पर्दे से दूरी सीमित हो तो इसे फ्रॉनहोफर विवर्तन कहते हैं, फ्रेनेल विवर्तन कहते हैं। जब भी अवरोध या छिद्र की प्रकाश स्रोत S और पर्दे यानी स्क्रीन से जो डिस्टेंस है वो काफी कम हो, सीमित हो, तो इसे फ्रेनेल विवर्तन कहते हैं, ठीक है। इसमें आपतित एवं विवर्तित तरंगाग्र गोलीय या बेलनाकार होता है। इसमें जो आने वाला तरंगाग्र है और जो विवर्तित होने वाला तरंगाग्र है वो या तो गोलीय होता है या बेलनाकार होता है। अपन पहले लिख ले तो उसके बाद इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तीसरा पॉइंट, इसमें किसी लेंस का उपयोग नहीं किया जाता, इसमें किसी लेंस का उपयोग नहीं किया जाता।
और चौथा और इम्पोर्टेंट पॉइंट में लिखा देता हूँ, इसका अध्ययन थोड़ा कठिन है, इसका अध्ययन कठिन है। वेरी स्पेशल केसेस में इसकी स्टडी की जाती है। अब फ्रेनेल विवर्तन को अगर हम देखें डायग्रामेटिकली तो ये किस प्रकार का दिखेगा। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास एक छिद्र है, ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक छिद्र है, ये बना दिया मैंने छिद्र, ठीक है। और यहाँ पे रखा है प्रकाश स्रोत, यहाँ पे रखी है स्क्रीन यानी कि पर्दा। तो हम इसमें पहली बात क्या करते हैं कि फ्रेनेल विवर्तन में अवरोधीय छिद्र की प्रकाश स्रोत S से और इस स्क्रीन यानी पर्दे से जो दूरी है वो काफी सीमित होती है, पास पास होते हैं। प्रकाश स्रोत अगर बिंदु स्रोत है तो इससे उत्सर्जित तरंगाग्र गोलीय प्रकृति का होगा, तो इससे गोलीय तरंगाग्र उत्सर्जित होंगे इस प्रकार से। ये गोलीय तरंगाग्र जब यहाँ पे टकराएंगे तो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि ये वाला पोर्शन जो है तरंगाग्र का, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो इससे टकराएगा और डेड हो जाएगा। केवल तरंगाग्र का इतना पोर्शन जो है वो लाइव होगा और वो आगे बढ़ेगा। और यहाँ पे तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु नए स्रोत की तरह कार्य करता है, तो स्वयं भी छोटे छोटे तरंगाग्र उत्सर्जित करेंगे। तो यहाँ पर इससे प्रत्येक स्रोत से छोटे छोटे तरंगाग्र उत्सर्जित होंगे और ये और आगे बढ़ेंगे इस प्रकार से। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे आपतित होने वाला जो प्रकाश है वो तरंगाग्र भी गोलीय प्रकृति का था, और यहाँ से जो विवर्तित हुआ वो भी किस प्रकृति का है, गोलीय प्रकृति का है या बेलनाकार प्रकृति का है, जो हमने सेकंड बात कर ली कि आपतित तरंगाग्र भी हमारे पास गोलीय था और विवर्तित होने वाला तरंगाग्र भी क्या है, गोलीय है। इसमें किसी लेंस का उपयोग नहीं है, इस पूरे सिस्टम में हमने किसी लेंस का उपयोग नहीं किया। सीधा हमारे पास एक प्रकाश स्रोत है, एक हमारे पास छिद्र है यानी कि होल है, और उसके सामने स्क्रीन रखी है, उसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ पर ये जो तरंगाग्र उत्सर्जित हो रहा है, इस तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु नए स्रोत की तरह कार्य करेगा, और प्रत्येक बिंदु नए स्रोत की तरह कार्य करेगा तो स्वयं छोटे छोटे तरंगाग्र या तरंगिकाएं उत्सर्जित करेगी, और वो तरंगिकाएं इस स्क्रीन पर जाकर अध्यारोपित होगी एक दूसरे से, जिससे हमें यहाँ पे विवर्तन का पैटर्न मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे विवर्तन का पैटर्न जो है वो कोई फिक्स नहीं होता, उस विवर्तन के पैटर्न में हमें तीव्रता कुछ इस प्रकार से वेरी होती हुई दिखती है, मतलब कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कम, इस प्रकार की हमें तीव्रता में वेरिएशन दिखता है। और इस पूरे विवर्तन को हम फ्रेनेल विवर्तन कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, हमारे सिलेबस में है भी नहीं, तो हम केवल इसमें ये पढ़ रहे हैं कि फ्रेनेल विवर्तन इस प्रकार का होता है, उसके अलावा कुछ नहीं। सेकेंड बात हम कर लेते हैं फ्रॉनहोफर विवर्तन की, जो हमारे सिलेबस में है। तो देखिए फ्रॉनहोफर विवर्तन मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये हम बात कर रहे हैं फ्रॉनहोफर विवर्तन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें अवरोध और छिद्र से प्रकाश स्रोत और पर्दे की जो दूरी है वो सीमित होती है। इसमें दूरी इफेक्टिवली ज्यादा होती है, अनंत होती है। तो हम क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट, इसमें छिद्र या अवरोध की, छिद्र या अवरोध की प्रकाश स्रोत एवं पर्दे से जो दूरी है इफेक्टिवली अनंत होती है। इफेक्टिवली अनंत होने का क्या सेंस है मैं आपको समझा देता हूं आगे। इसमें दूरी सीमित होती है, कम दूरी पर रखा होता है प्रकाश स्रोत, अवरोध और अवरोध से प्रकाश स्रोत, और पर्दा लिमिटेड डिस्टेंस पे होता है। यहाँ पे इफेक्टिवली उनकी बीच डिस्टेंस अनंत होती है। सेकंड पॉइंट, इसमें आपतित और विवर्तित तरंगाग्र गोलीय और बेलनाकार होते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें आपतित एवं विवर्तित तरंगाग्र समतल प्रकृति के होते हैं, ठीक है। इसमें हमने देखा कि गोलीय प्रकृति के तरंगाग्र होते हैं या बेलनाकार प्रकृति के होते हैं,
इसमें आपतित और विवर्तित तरंगाग्र समतल प्रगति होते हैं। कैसे होते हैं डिस्कस करेंगे। इसमें हमने किसी लेंस का यूज नहीं किया, इसमें हम लेंस का यूज करते हैं। इसमें दो उत्तल लेंसों का उपयोग किया जाता है, दो उत्तल लेंसों का उपयोग किया जाता है। और चौथा पॉइंट लास्ट, इस प्रकार के विवर्तन का अध्ययन थोड़ा कठिन होता है। इस प्रकार के विवर्तन का फ्राउनहोफर विवर्तन का अध्ययन मैथमेटिकली इजी होता है, तो इसका अध्ययन आसान होता है। आसान होता है तो हम इसका अध्ययन करेंगे। समझिए इस प्रकार से, देखिए हम मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पर प्रकाश स्रोत S और उसके आगे लगा होता है लेंस, उस लेंस का अपन नाम दे देते हैं L1। यहाँ पर ये प्रकाश स्रोत S से उत्सर्जित तरंगाग्र जो है वो गोलीय प्रकृति के ही होंगे, ठीक है, क्योंकि बिंदु स्रोत है। लेकिन हम क्या करते हैं, इस प्रकाश स्रोत को इस उत्तल लेंस के फोकस बिंदु पर रखते हैं, तो जैसे ये तरंगाग्र इस लेंस से गुजरेंगे तो लेंस से गुजरने के बाद ये तरंगाग्र समतल प्रकृति के हो जाएंगे। किस प्रकृति के हो जाएंगे? समतल। हमने ये पढ़ा है कि जब भी प्रकाश की जो किरणें हैं वो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लेंस के मुख्य फोकस पर रखा हो तो अपवर्तन के बाद सारी किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाएगी। तो प्रकाश की किरणें अगर एक दूसरे के समांतर हो जाएगी इस प्रकार से, इसका मतलब क्या है कि ये जो गोलीय तरंगाग्र आ रहा था वो अब किस में बदल गया है? वो समतल तरंगाग्र में बदल गया है। इसका अपन नाम दे देते हैं WW डैश। क्लियर है? मैंने क्या बताया यहाँ पर? ये बताया कि प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित तरंगाग्र गोलीय प्रकृति का है, लेकिन जब ये लेंस से अपवर्तित होता है तो ये गोलीय तरंगाग्र किस में बदल जाता है? समतल तरंगाग्र में। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकाश की जो किरणें हैं जो मुख्य फोकस से होती हुई आती है वो अपवर्तन के बाद एक दूसरे के समांतर हो जाती है, और जो भी किरणें हैं उसके लंबवत जो तल होता है वही तरंगाग्र है। तो इसके लंबवत अगर हम तल खींचे तो एक समतल तल बनेगा, और इसका मतलब ये तरंगाग्र गोलीय प्रकृति का था और अब क्या हो गया है? समतल प्रकृति का हो गया है। तो इसमें समतल तरंगाग्र होता है, बिल्कुल समतल तरंगाग्र होता है। अब इस समतल तरंगाग्र को हम क्या करते हैं? हम एक स्लिट पर आपतित करते हैं, ठीक है। स्लिट का मतलब एक होल पर अपन आपतित करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक स्लिट है, ये मान लेते हैं हमारे पास एक स्लिट, यहां से लेके और यहां तक, ये मान लेते हैं हमारे पास स्लिट है और स्लिट का नाम है AB। तो यहाँ पर ये प्रकाश समतल तरंगाग्र इस पर आपतित हुआ। यहाँ पर ये समतल तरंगाग्र जैसे आपतित होगा तो इसका ये वाला पोर्शन तो इससे टकराएगा, ये वाला पोर्शन इससे टकराएगा, तो डेड हो जाएगा। केवल यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक AB वाला तरंगाग्र भी इससे आगे बढ़ पाएगा, और यहाँ पर ये एक्टिव या लाइव तरंगाग्र होगा, और इस तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक नए स्रोत की तरह एक्ट करेगा, जो हम पढ़ चुके है ना, कि यहाँ पर तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक नए स्रोत की तरह कार्य करेगा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? आने वाला तरंगाग्र भी समतल था, और अब यहाँ पे जो विवर्तन होगा जिस तरंगाग्र का वो भी क्या है? समतल तरंगाग्र है। तो आपतित और विवर्तित तरंगाग्र दोनों ही समतल प्रकृति है। यहाँ पर इसके तीक्ष्ण किनारों पर इसका क्या होगा? विवर्तन होगा, और विवर्तन के बाद हम इसे वापस एक लेंस से गुजारते हैं ताकि हम इसको फोकस कर सकें। और लेंस के मुख्य फोकस पर एक स्क्रीन रखी होती है। कहाँ रखी होती है? स्क्रीन रखी होती है जो इसके फोकस तल में रखी होती है, ताकि यहाँ से जो भी विवर्तित विकिरणें निकलेगी, तरंगें निकलेगी, वो इस तल में रखे हुए इस स्क्रीन पर फोकसित हो सके। क्लियर है? तो यहाँ से हम क्या देखते हैं? यहाँ पे अब आराम से ध्यान से सुनना। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि प्रत्येक बिंदु एक नए स्रोत की तरह कार्य करेगा, तो प्रत्येक बिंदु से छोटी छोटी तरंगिकाएं उत्सर्जित होगी। मान लेते हैं इस बिंदु से तरंगिकाएं उत्सर्जित हुई, इस प्रकार से सीधी जा रही है कोई, और इस बिंदु से भी तरंगिकाएं सीधे उत्सर्जित हो रही हैं, और इस बिंदु से भी सीधे उत्सर्जित हो रही है। 3 बिंदु मैंने माने, हालांकि खूब सारे तरंगिकाएं उत्सर्जित हो रही होगी। मैंने इस बिंदु से और इस बिंदु से 3 तरंगिकाएं उत्सर्जित हुई मानी, और ये तीनों तरंगिकाएं एक दूसरे के समानांतर है। तो अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद ये इसके मुख्य फोकस पर आपतित होगी, यहाँ पर मुख्य फोकस पर आपतित होगी। क्लियर है? इसी प्रकार से इस बिंदु से मान लेते हैं इस दिशा में भी एक तरंग, इस बिंदु से मान लेते हैं इस दिशा में भी एक तरंग उत्सर्जित हो रही है। इस प्रकार से इस बिंदु से इस दिशा में भी एक तरंग उत्सर्जित हो रही है, इस बिंदु से इस दिशा में भी एक तरंग उत्सर्जित हो रही है, और इस बिंदु से भी इस दिशा में एक तरंग उत्सर्जित हो रही है। ठीक है? तो लेंस से अपवर्तन के बाद, मान लेते हैं लेंस से अपवर्तन हुआ, और लेंस से अपवर्तन के बाद ये तीनों किसी बिंदु P पर
मिलती है इस प्रकार से, ठीक है। ये तो इसका सेंटर पॉइंट है। तो ये वाला जो कोण है, जिस कोण से ये अपवर्तित विवर्तित हुई है, उस कोण को हम विवर्तन कोण कहते हैं, थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं, समझिए, प्रकाश स्रोत ऐसे उत्सर्जित गोलीय तरंगाग्र है जो इस लेंस से अपवर्तित होने के बाद समतल तरंगाग्र हो जाता है। ये समतल तरंगाग्र इस छेद पर आपतित होता है जहां पर इसका ये वाला पोर्शन कट हो जाता है, ये वाला लाइट बचता है। इस तरंगाग्र का यहाँ पर विवर्तन होगा। विवर्तन से मतलब इस तरंगाग्र है कि इनकी द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बिंदु एक नए स्रोत की तरह कार्य करेगा, और नए स्रोत की तरह कार्य करेगा तो स्वयं छोटी छोटी तरंगिकाएं उत्सर्जित करेगा हर संभव दिशा में। इस बिंदु से इस बिंदु से इस बिंदु से मान लेते 3 तरंगिकाएं उत्सर्जित हो रही है और वो लेंस से अपवर्तन के बाद सी पर मिलती है। इसी प्रकार इस बिंदु से इस दिशा में, इस बिंदु से इस दिशा में, इस बिंदु से इस दिशा में 3 तरंगिकाएं उत्सर्जित हो रही है और अपवर्तन के बाद ये पी पर मिलती है। तो हम देखते हैं कि प्रत्येक बिंदु से जो तरंगिकाएं उत्सर्जित हो रही हैं वो इस स्क्रीन पर अलग अलग बिंदुओं पर आगे अध्यारोपित होगी, और अध्यारोपित होगी तो वहां पर उनका इंटरफेरेंस होगा, मतलब क्या होगा, व्यतिकरण होगा। और व्यतिकरण दो ही प्रकार का हो सकता है, या तो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। तो उसकी वजह से हमें स्क्रीन पर या तो चमकीली फ्रिंज मिलेगी या फिर काली फ्रिंज मिलेगी, लेकिन हम यहाँ विवर्तन में काली और चमकीली फ्रिंज नाम न यूज करके मैक्सिमा और मिनिमा शब्द का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि छिद्र और अवरोध से प्रकाश स्रोत और पर्दे की दूरी इफेक्टिवली अनंत होती है। यह है अवरोध। इससे प्रकाश स्रोत और पर्दे की जो दूरी है वो इफेक्टिवली अनंत इसलिए है क्योंकि इस पर आने वाली और इससे जाने वाला जो तरंगाग्र है वो समतल प्रकृति का है। और समतल तरंगाग्र केवल तब होता है, याद कीजिए जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने बताया था, समतल तरंगाग्र केवल तब होता है जब स्रोत बिंदु स्रोत हो और अनंत दूरी पर स्थित हो। तो अगर ये समतल तरंगाग्र है तो हम ये मान सकते हैं कि प्रकाश स्रोत भी अनंत दूरी पर है और जाने वाला तरंगाग्र भी समतल है, मतलब स्क्रीन भी अनंत दूरी पर है। दूसरा, आपतित और विवर्तित तरंगाग्र समतल है, दोनों ही यहाँ पे समतल है। दो उत्तल लेंस का यूज किया जाता है, एक L1 है और दूसरा L2 है, और इसका अध्ययन आसान होता है, जो हम देख लेंगे इसका अध्ययन कितना आसान है। तो ये बेसिकली हमने किसके बारे में डिस्कस किया, ये बेसिकली हमने डिस्कस किया फ्रेनेल और फ्रॉनहोफर विवर्तन के बारे में, कि फ्रेनेल और फ्रॉनहोफर विवर्तन क्या होते हैं। तो ये फ्रेनेल विवर्तन है और ये फ्रॉनहोफर विवर्तन है। इन दोनों में ये डायरेक्ट अंतर भी आप मान सकते हो कि फ्रेनेल और फ्रॉनहोफर विवर्तन में क्या अंतर होते हैं, तो आप सीधे ये अंतर भी लिख सकते हैं। क्लियर है गाइस? चलिए अब एक थोड़ी एक्स्ट्रा बात कर लेता हूँ ताकि जब अपन फ्रॉनहोफर विवर्तन के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी इसको समझने में। तो मैं इस पूरे को रफ कर देता हूँ और अपन थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्कशन करते हैं। चलिए तो इस पूरे को रफ ये देते हैं और अपन थोड़ा एक एक्स्ट्रा डिस्कशन करते हैं। हमारे सिलेबस में हम फ्रॉनहोफर विवर्तन को ही पढ़ेंगे, इस वाले विवर्तन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस पे थोड़ा मैं एक्स्ट्रा टॉपिक डिस्कस करता हूँ, जिससे जब हम इसको पढ़ेंगे तो आपको इसको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, चलिए देखिए, हमने ये पढ़ा कि ये जो हमारे पास स्लिट है, सिंगल स्लिट, ठीक है, ये मान लेते हैं हमारे पास एक सिंगल स्लिट है। चलिए अपन सिंगल स्लिट ही बनाते हैं। ये मान लेते हैं हमारे पास होल है और कोई समतल तरंगाग्र इस पर आपतित हो रहा है इस प्रकार से। ये समतल तरंगाग्र आपतित हो रहा था W डैश। तो ये समतल तरंगाग्र जब इस स्लिट AB पर आपतित होगा, स्लिट का नाम है AB, तो इसका ये वाला पोर्शन जो है वो कट हो जाएगा, ये वाला पोर्शन भी कट हो जाएगा। यहाँ पर केवल तरंगाग्र का इतना सा भाग जो है वो इससे आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो तरंगाग्र का कौन सा भाग आगे बढ़ेगा, AB वाला भाग जो है, इतना वाला भाग वो आगे बढ़ेगा। और यहाँ पर जब तरंगाग्र होगा तो तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक नए स्रोत की तरह कार्य करता है, ये हम पढ़ चुके हैं। अगर नए स्रोत की तरह कार्य करेगा तो इसका मतलब प्रत्येक बिंदु स्वयं एक स्रोत की तरह कार्य करने के कारण हर संभव दिशा में एक द्वितीयक तरंगिका उत्सर्जित करेगा। तो मान लेते हैं कि इस बिंदु से द्वितीयक तरंगिका इस दिशा में उत्सर्जित होगी, इस बिंदु से द्वितीयक तरंगिका इस दिशा में भी उत्सर्जित होगी, इस बिंदु से द्वितीयक तरंगिका इस दिशा में भी उत्सर्जित होगी, इस बिंदु से द्वितीयक तरंगिका इस दिशा में भी उत्सर्जित होगी, और इस बिंदु से द्वितीयक तरंगिका इस दिशा में भी उत्सर्जित होगी। सभी दिशाओं में हो रही। इस वाली दिशा को हम मान लेते हैं 1, ये मान लेता हूं मैं 2, ये मान लेता हूं मैं 3। ठीक है, अब मेरे को दूसरा पॉइंट भी लूं, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट मैं कंसीडर करता हूँ। ठीक है, तो ये बिंदु भी नए स्रोत की तरह कार्य करेगा, तो ये भी हर दिशा में द्वितीयक तरंगिका उत्सर्जित करेगा। तो ये भी मान लेते हैं इस दिशा में द्वितीयक तरंगिका उत्सर्जित की इसने। ठीक है, या फिर मैं दूसरा पॉइंट खराब करता हूँ, मैं इस पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। समझिए,
3 ही रेखाएं बनाते हैं अपन। खूब सारे बिंदु हैं यहाँ पे, छोटे छोटे, जो नए स्रोत की तरह एक्ट करेंगे। यहाँ से इस दिशा में उत्सर्जित हुआ, इस दिशा में उत्सर्जित हुआ, इस दिशा में उत्सर्जित हुआ। हालांकि खूब सारी दिशा होगी, मैं 3 दिशा ही मानता हूँ। इसी तरह अगर मैं इस बिंदु की बात करूँ, इस बिंदु से भी इस दिशा में उत्सर्जित होगा, इस दिशा में उत्सर्जित होगा, इस दिशा में उत्सर्जित होगा। तो हम क्या देखते हैं, ये दोनों रेखा एक दूसरे के समानांतर है। इसको मैं 1 1 का सेट कह देता हूँ, ठीक है। तो ये 1 1 का सेट एक दूसरे के समानांतर है। इसी प्रकार ये 2 2 का सेट एक दूसरे के समांतर है। 3 3 का सेट एक दूसरे के क्या आएगा, समांतर। मतलब प्रत्येक बिंदु से जो तरंगिका उत्सर्जित हो रही है, ठीक उसी प्रकार दूसरे बिंदु से भी तरंगिका उत्सर्जित होगी, और हर बिंदु से पर्टिकुलर एंगल पर तरंगे एक दूसरे के समानांतर होगी। तो हमने यहाँ पे क्या देखा था कि इस बिंदु से जो तरंग मान लेते थीटा कोण पर विवर्तित हुई, तो उसी प्रकार किसी दूसरे बिंदु से भी जो तरंगिका है वो उतने ही कोण पर विवर्तित होती होगी, और वो दोनों जब यहाँ पर अपवर्तित होकर इस पर्दे पर अध्यारोपित होगी, तो वहां पर अध्यारोपण के कारण उनके बीच में या तो संपोषी व्यतिकरण होगा या फिर विनाशी व्यतिकरण होगा, जिसकी वजह से वहां पर हमें लाइट दिखेगी या फिर लाइट नहीं दिखेगी। तो ये बेसिकली फिनोमिना होता है। अब यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे, हम काली और चमकीली फ्रिंज न कह के हम मैक्सिमा और मिनिमा कहेंगे। मैक्सिमा और मिनिमा, और ये मैक्सिमा और मिनिमा कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में हम इस फ्राउनहोफर विवर्तन के बारे में जब पढ़ेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तब डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में फ्राउनहोफर विवर्तन के साथ। थैंक यू सो मच।